गाइस सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं और उसके ऊपर पूछे जाने वाले पूरे एमसीक्यू आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बस वीडियो आप आखिर तक देख लेना। वीडियो थोड़ा बड़ा है बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ एट द एंड आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर गणेश भंडवे और आप देख रहे हो जीपी टेक्नो। अब टेक्निकल जानकारी आसान हिंदी में जारी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले समझ के लेते हैं इनहेरिटेंस क्या है। एक रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ। कैसे होता है, पेरेंट के जो भी मतलब प्रॉपर्टीज रहती है, जो भी चीजें रहती है, वो किसको मिलती है? चाइल्ड को, राइट। पेरेंट्स के परमिशन के अनुसार उनके प्रॉपर्टीज उनके चाइल्ड को मिलती है। उसी तरीके से गाइज यहाँ पे होता क्या है, एक सिंपल सी बात करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि आपका यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है क्लास ए और दूसरा क्लास है बी। अब होगा क्या यहाँ पे कि एक क्लास में जैसे कि यहाँ पे ए में उसके खुद के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है और उसके ये जो डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन है वो दूसरा क्लास उसको यूज कर सकता है, राइट। तो क्लास बी, तो मतलब क्या, क्लास बी क्या कर रहा है, ए के डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन रीयूज कर रहा है और साथ में ही क्लास बी के भी मतलब कुछ उसके खुद के डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन रहेंगे। तो वहां पे होगा क्या, एक एग्जांपल मान लो कि क्लास ए जो है वो एक एम्प्लॉय में किया, मतलब क्लास ए जो है उसका कोड एक एम्प्लॉय में लिखा, उसका 1000 लाइन का कोड है और वही कोड, राइट, वही कोड मतलब क्या, उसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन रहने वाले हैं। वो सेम कोड दूसरे एक एम्प्लॉय को डेवलप करना है। तो उस वक्त मतलब आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो क्या, ये पूरा का पूरा 1000 लाइन का कोड फिर से मतलब वो एम्प्लॉय लिखेगा, राइट, उसको कुछ दूसरा क्लास नाम लिख के उसको वो लिखेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो जो पहला क्लास है ना उसका क्या मतलब आप सिर्फ रीयूज कर लो। मतलब क्या, सिर्फ आपको वहां पे सिंटैक्स लिखना पड़ेगा इनहेरिटेंस का और वो पूरा का पूरा जो कोड है क्लास ए का 1000 लाइन का, वो पूरा कोड आ जाएगा क्लास बी में ऑटोमेटिकली। अब इसका फायदा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे फायदा क्या होगा कि आपका वहां पे टाइम बचने वाला है कोड टाइप करने का, अंडरस्टैंडिंग। तो टाइम बचेगा आपका, राइट, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी वहां पे अच्छा रहने वाला है। सो ये फायदा है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, reusing data member and member functions of one class into the another class called as inheritance, same like real time example, राइट ना। तो ये हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में। अब देखिए, जो भी पहले से एग्जिस्टिंग क्लास रहता है उसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं या फिर सुपर क्लास बोलते हैं या फिर बेस क्लास बोलते हैं। और जो भी न्यूली क्रिएट करते हैं हम क्लास उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं या फिर सब क्लास बोलते हैं या फिर हम उसको डिराइव क्लास बोलते हैं। यहाँ पे हमारा पेरेंट क्लास ए है और चाइल्ड क्लास आपका बी है। तो ये एक्चुअली इनहेरिटेंस का फायदा है ना, वहां पे टाइम बचता है, ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। गाइस अब हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स समझ के लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड आपका आएगा क्लास, उसके बाद आपका हम यहाँ पे लिखेंगे बेस क्लास, ठीक है, या आपका यहाँ पे रहेगा बेस क्लास। अब देखिए ये बेस क्लास में आपके डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन रहने वाले हैं। सो व्हाट विल डू, विल जस्ट राइट हियर इट कंसिस्ट ऑफ सम डेटा मेंबर्स फॉलो बाय मेंबर फंक्शंस। सो सिंपली हमने यहाँ पे लिखा डेटा मेंबर एंड दिस मेंबर फंक्शंस, ये लिखा, ये तो हो गया आपका बेस क्लास। अब गाइज हम बात करते हैं डिराइव क्लास की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कीवर्ड लिखना होता है क्लास, उसके बाद डिराइव क्लास का नाम आपको लिखना होता है, यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ क्लास डिराइव, जो भी आपका नाम रहेगा। उसके बाद आपको कोलन देना होता है, राइट, इसको एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं। और इसके बाद आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स देना होता है। गाइज आपका एक्सेस स्पेसिफायर्स मतलब आपके एक्चुअली 3 रहते हैं, ठीक है, मैं डिटेल में बात करूंगा उसके बारे में। और ये एक्सेस स्पेसिफायर के बाद आपको मतलब बेस क्लास का नाम लिखना होता है, जो भी मतलब नाम आपने ऊपर लिखा है बेस क्लास या फिर आपका पेरेंट क्लास, तो ये आपको इसके आगे लिखना होता है। तो ये हो गया। इसके बाद क्लास का ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट फॉलो बाय सेमीकोलन। हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम ये करते हैं क्लास डिराइव क्लास कोलन एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, इस वक्त होगा क्या, बेस क्लास के जो भी आपके डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन है तो वो डिराइव क्लास में इनहेरिट हो गए। गाइस इनहेरिट मतलब क्या, उसको हम रीयूज ऐसे भी बोल सकते हैं, उसको हम डिराइव या फिर एक्सटेंड्स ऐसे भी बोलते हैं। तो वन एंड सेम, द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स आर वन एंड सेम। तो ये हो गया। इस लाइन पे क्या हो गया,
बेस क्लास इनहेरिट हो गया डिराइव क्लास में। अब देखिए ये डिराइव क्लास जो है ना, उसके भी खुद के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन रह सकते हैं। ऊपर वाले तो आ गए बेस क्लास के, लेकिन उसके भी खुद के हो सकते हैं। तो ये है गाइज सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो गाइज यहाँ पे बेस क्लास मतलब क्या रहने वाला है मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बेस क्लास मतलब क्या रहने वाला है आपका, सिंपली नेम ऑफ बेस क्लास। सो लेट मी राइट हियर, इट्स सिंपली नथिंग बट बेस क्लास नेम। सो नेम ऑफ बेस क्लास। अब इसके बाद आपका ये जो है क्लास, ये तो कीवर्ड है, इसके आगे डिराइव क्लास। अब ये डिराइव क्लास मतलब क्या रहने वाला है, नेम ऑफ डिराइव क्लास। इसके बाद गाइज है एक्सेस स्पेसिफायर्स। देखिए एक्सेस स्पेसिफायर जो हम यूज करने वाले हैं वो 3 है। पहला है आपका पब्लिक, उसके बाद आपको है प्रोटेक्टेड, और थर्ड है प्राइवेट। अब हम उसका यूज करके देखेंगे, मतलब एक्चुअली एक कोडिंग के साथ, तो उस वक्त आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा था बेस क्लास के बारे में, डिराइव क्लास के बारे में, राइट, सिंटैक्स में। और इसके अंदर आप डेटा मेंबर फंक्शन वहां पे हम देखते हैं। अब गाइस हम एक एग्जांपल लेंगे, एक कोड लेंगे, उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे 2 क्लासेस रहेंगे, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। तो एक मान लेते हैं आपका यहाँ पे एक पेरेंट क्लास हम कंसीडर करते हैं। पेरेंट क्लास का नाम है आपका पर्सन, राइट। सो सिंपली लेट मी राइट हियर, सो वन देयर विल बी अ पेरेंट क्लास विथ पर्सन, और उसमें कुछ डेटा मेंबर्स रहने वाले हैं। सो व्हाट विल राइट, इट कंसिस्ट ऑफ सम, लेट्स राइट 2 डेटा मेंबर्स। सो एक तो उसका नेम रहेगा, विल राइट नेम फॉलोड बाय एज। सो सिंपली उसके 2 डेटा मेंबर रहेंगे एंड कुछ उसके मेंबर फंक्शन रहेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द पेरेंट क्लास सम मेंबर फंक्शन। सो सिंपली राइट हियर मेंबर फंक्शंस। ये आपका हो गया। व्हाट विल डू, विल राइट चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और चाइल्ड क्लास का नाम मैं लिखना यहाँ पे चाहता हूँ स्टूडेंट। विल राइट सिंपल वन, सो विल राइट स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्लास में हम एक्चुअली एक डेटा मेंबर लेंगे, राइट। सो विल टेक ओनली रोल नंबर्स, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल, ये हो गया। और उसके कुछ मेंबर फंक्शंस रहेंगे ऑफ स्टूडेंट क्लास। सो सिंपली I'll write just मेंबर फंक्शंस। ठीक है, ये तो हो गया। अभी देखिए सबसे पहले हम जो क्रिएट करने वाले हैं वो है पेरेंट क्लास पर्सन, जिसमें हम उसके 2 डेटा नंबर लिखेंगे, नेम एज। और मेंबर फंक्शन में हम एक्सेप्ट डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, पर्सन के लिए एक्सेप्ट डिस्प्ले, जहां पे हम नेम एज एक्सेप्ट करेंगे। एंड उसके बाद हम चाइल्ड क्लास करेंगे जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट, जिसमें एक ही डेटा मेंबर लेंगे जिसका नाम है रोल। और उसके भी मतलब चाइल्ड के कुछ मेंबर फंक्शन रहेंगे, जहां पे हम रोल नंबर एक्सेप्ट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो ऊपर वाले के पेरेंट के 2 मेंबर फंक्शन एक्सेप्ट डिस्प्ले, और चाइल्ड के 2 मेंबर फंक्शन फॉलो बाय डेटा मेंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग। गाइस सबसे पहले हमें पेरेंट क्लास बनाना है जिसका नाम है पर्सन। वी हैव फर्स्ट डेटा मेंबर्स, सो लेट मी राइट हियर दीज आर व्हाट डेटा मेंबर्स। तो पहले हम पर्सन के लिए मतलब एक उसका नेम जो रहने वाला है उसके लिए लेंगे कैरेक्टर एरे। सो दिस फर्स्ट डेटा मेंबर। एंड सेकंड हम उसका एज लेने वाले हैं। सो व्हाट विल डू, विल टेक एज एज व्हाट, इंटीजर टाइप। सो सिंपली आई हैव रिटन एज विच इज इंटीजर टाइप। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 डेटा मेंबर्स है ना उसके लिए मेंबर फंक्शन लिखेंगे, है ना, जहां पे हम एक्सेप्ट करेंगे एक मेंबर फंक्शन और दूसरा डिस्प्ले के लिए। तो गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन जो पेरेंट क्लास के वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो लेट मी राइट ओवर हियर मेंबर फंक्शंस। ओके, सो ये मेंबर फंक्शन हम पब्लिक सेक्शन में लिखेंगे ताकि हम मेन में से उसको या फिर आउटसाइड क्लास कॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में पहले लिखता हूँ एक्सेप्ट करने के लिए जो आपका नेम और एज है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ void accept एंड आई जस्ट राइट void accept person इन सिंपल वर्ड्स, जहां पे मैं यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट करूंगा आपका नेम एज, सी आउट, ठीक है, एंड एल, ताकि आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जा सके। एंड आई टाइप हियर enter name and age of person. So simply name and age of person. Okay, now we'll just accept here, write scene extraction name followed by age. So over here we'll write age. Okay, similarly we'll write member function to display this person details. So void display
सो आई राइट डिस्प्ले पर्सन इन सिंपल वर्ड्स। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले पर्सन लिखा। गाइस सिंपली यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे सी आउट एंड एल, और वो जो भी हमने नेम एज एक्सेप्ट किया है यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। सो विल राइट हियर नेम, so we'll write here name and followed by age, so simply we'll write here age। तो ये था पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। नाउ लेट्स कम टू द डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास। सो जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा था गाइस, तो सिंटैक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद डिराइव क्लास का नाम, राइट, वहां पे हमने लिखा था डिराइव क्लास। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिराइव क्लास, राइट, विल बी टेकिंग स्टूडेंट एज डिराइव क्लास, सो और ये स्टूडेंट। उसके बाद हम कोलन लिखते हैं, जब भी हम कॉलम और आगे वाला एक्सेस स्पेसिफायर्स और बेस क्लास लिखते हैं, वहां पे आपका पेरेंट क्लास इनहेरिट हो रहा है ना, चाइल्ड क्लास में या फिर डिराइव क्लास में, ठीक है। सो कोलन के बाद गाइज हम एक्सेस स्पेसिफायर्स लिख सकते हैं, है ना, जो आपके पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड उसमें से एक लिखना होता है। सो मैं यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर दे रहा हूँ पब्लिक, सो सिंपली आई राइट हियर पब्लिक एंड फॉलो बाय पेरेंट क्लास नेम। तो गाइज यहाँ पे पेरेंट क्लास नेम क्या है हमारा, पर्सन। ओके ऑलराइट, तो इस वक्त ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपका पेरेंट क्लास इनहेरिट हो गया है ना, या फिर डिराइव हो गया चाइल्ड क्लास में, ठीक है। उसके ऊपर वाले जो भी है ना डेटा मेंबर फंक्शन है वो इनहेरिट हो गए। गाइस अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम स्टूडेंट क्लास के की मतलब उसके भी खुद के रह सकते हैं ना डेटा मेंबर फंक्शन, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मान लो कि स्टूडेंट क्लास में जैसे हमने देखा था, हम एक ही डेटा मेंबर लिखेंगे, वो है आपका रोल नंबर, सिंपली आई राइट इंट रोल, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए मतलब दो मेंबर फंक्शंस लिखेंगे, है ना, रोल नंबर एक्सेप्ट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। सो व्हाट आई डू, आई राइट इन पब्लिक सेक्शन, right, over here, so I simply write void accept student, in simple words accept student, and will accept the roll number in this particular member function. So and L will write enter roll number. Okay, that's great, we have written it, and will simply accept here this is what roll। okay, ये तो होगा guys accept student, जहां पे हमने accept किए डिटेल्स। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन यहाँ पे लिखना है। सो सिंपली आई एम जस्ट राइटिंग हियर डिस्प्ले स्टूडेंट। सो ओवर हियर आई जस्ट राइट सी आउट, विल राइट नो एंड एल सो दैट इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। सो एंड एल एंड विल राइट हियर रोल इज सिंपली रोल, एंड हियर वी हैव रिटन रोल। तो ये हो गया गाइज स्टूडेंट के लिए एक्सेप्ट और डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन। तो गाइज यहाँ पे आपका पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास जो भी है वो हमने डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे। सो लेट मी राइट हियर मेन और हियर, सो योर मेन फंक्शन विल बी रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू, सो सिंपली आई जस्ट राइट हियर एट द एंड रिटर्न 0। ओके, रेस्ट ऑल विल जस्ट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चाइल्ड क्लास है आपका जिसका नाम स्टूडेंट है उसका हम ऑब्जेक्ट करेंगे। सो सिंपली विल राइट स्टूडेंट and I'll write object name as obj। So guys, what are the object we have created of student class? So we can call the member function that we have written. First is what, accept student, and second is display student. So simply we'll be calling accept student from that particular object. So let me write here sobj dot accept student। ओके, सो ये हमने लिख दिया। अब देखिए जैसे ही आप ये एक्सेप्ट स्टूडेंट कॉल करते हो तो आपका कॉल उस पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन को जाएगा, तो यहाँ पे आपका कंट्रोल आएगा एक्सेप्ट स्टूडेंट। इसके बाद वहां पे आपको रोल नंबर वहां पे पूछा जाएगा इंटर रोल, और यहाँ पे आप इंटर रोल करोगे। बट व्हाट अबाउट दैट पर्टिकुलर नेम एंड एज दैट वी हैव रिटन टू द पेरेंट क्लास नेम पर्सन। तो गाइज उसके लिए दो तरीके हैं। आप एक सिंपली क्या करो, जो भी आपका पेरेंट क्लास ऊपर हमने लिखा है जिसका नाम पर्सन है, उसके मेंबर फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट पर्सन, जहां पे आप नेम एज आप वहां पे एक्सेप्ट करते हो। तो आप वो मेंबर फंक्शन एक तो आप यहां से कॉल करो एक्सेप्ट स्टूडेंट से, राइट। सो मैं यहां पे कर रहा हूं एक्सेप्ट पर्सन। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉलिंग पेरेंट क्लास मेंबर फंक्शन
पेरेंट क्लास का मेंबर फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन से। आप एक तो यहां से कॉल करो, या फिर दूसरा एक तरीका है, आपको अगर यहां से नहीं कॉल करना तो आप मेन में से भी कॉल कर सकते हो। मतलब कैसे करोगे मेन में से कॉल? जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है आपके एसओबीजे डॉट और आपके पेरेंट क्लास का फंक्शन जिसका नाम है एक्सेप्ट पर्सन, तो आप दोनों में से एक यूज कर सकते हो। फिलहाल में ये जो भी कोडिंग है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन से पेरेंट क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। जैसे कि आपका एक्सेप्ट स्टूडेंट है, वहां से मैं एक्सेप्ट पर्सन कॉल कर रहा हूँ, है ना। पहले एक्सेप्ट पर्सन को कॉल जाएगा, फिर आप रोल नंबर एक्सेप्ट करोगे। सिमिलरली गाइज, जो भी आपका डिस्प्ले स्टूडेंट है वहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मतलब डिस्प्ले पर्सन को कॉल करने वाले हैं। सो सिंपली आई विल राइट हियर डिस्प्ले पर्सन, लेट मी राइट हियर डिस्प्ले पर्सन, और उसके बाद डिस्प्ले पर्सन में आपके नेम एज डिस्प्ले हो गए, और उसके बाद मतलब आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, राइट। तो वो आपने वहां पे लिख दिया चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन में। तो गाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, एसओबीजे डॉट आपका डिस्प्ले स्टूडेंट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। सो लेट मी टाइप हियर डिस्प्ले स्टूडेंट, राइट। सो जैसे हम डिस्प्ले स्टूडेंट कॉल करेंगे, डिस्प्ले स्टूडेंट के अंदर से मतलब सबसे पहले कॉल होगा डिस्प्ले पर्सन, जहां पे नेम एज डिस्प्ले होगा एंड उसके बाद रोल नंबर। सो ये आपका हो गया। नाउ लेट मी कंपाइल दिस प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली, लेट मी रन दिस प्रोग्राम। सो व्हेन वी रन दिस, एट दैट टाइम देखिए ये पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन कॉल हो गए। एंटर नेम एंड एज ऑफ पर्सन। सो फर्स्ट आई राइट नेम एज सागर and age I'll just type 25, followed by roll number. So roll number I'll just write 10. So guys, as you can see, name we have Sagar, age is 25 and roll is 10. Guys, अब हम क्या करेंगे, हम types of inheritance ये सीखने वाले हैं। तो generally there are 5 types of inheritance. We'll start it one by one. तो देखिए guys, सबसे पहले जो हम टाइप देखने वाले वो है सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे होता क्या है सिंगल इनहेरिटेंस में, स्टूडेंट जहाँ पे एक पेरेंट क्लास रहता है और वो एक पेरेंट क्लास को एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है, सिंगल पेरेंट एंड सिंगल चाइल्ड क्लास, उस वक्त हम उसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। और पेरेंट क्लास का यहाँ पे नाम है ए और चाइल्ड क्लास का नाम यहाँ पे है बी। गाइस, जो आपका दूसरा जो टाइप है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। द नेम इंडिकेट्स मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या, मेनी। यहाँ पे जो भी पेरेंट क्लास रहेंगे ना वो एक से ज्यादा रहेंगे, देयर विल बी मेनी पेरेंट क्लास फॉलो बाय सिंगल चाइल्ड क्लास, राइट। आपका थर्ड टाइप आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। गाइस, यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या, कि यहाँ पे लेवल वाइज इनहेरिटेंस रहेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब आप बोलोगे ये किस टाइप के लेवल रहेंगे। गाइस, यहाँ पे जो क्लास है ना हम उसको बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट क्लास, क्लास बी को हम बोलेंगे पेरेंट क्लास, और क्लास सी को हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास, राइट। गाइस, आपका फोर्थ टाइप है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। गाइस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट क्लास रहते हैं, राइट, और सिंगल चाइल्ड क्लास। अब हायरार्किकल इसमें क्या रहने वाला है, इसमें सिंगल पेरेंट क्लास रहने वाला है और मल्टीपल चाइल्ड क्लास रहने वाले हैं, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जैसे कि आपका यहाँ पे सिंगल पेरेंट क्लास है जिसका नाम ए है, और मल्टीपल चाइल्ड है ना, पहला चाइल्ड बी सी डी, ये 3 चाइल्ड क्लासेस हमने यहाँ पे लिख दिए। गाइस, वन मोर थिंग, हायरार्किकल इनहेरिटेंस को हम क्लासिफिकेशनल इनहेरिटेंस इस नाम से भी जाने जाते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब क्या, कि जहां पे एक से ज्यादा टाइप का इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन रहता है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे टोटल 4 क्लासेस है, क्लास ए बी सी डी, और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कौन से टाइप्स है। अगर हम क्लास ए बी सी देखते हैं तो आपका यहाँ पे जो बनता है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। वही हम अगर बात करते हैं क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो यहाँ पे आपका बनता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम अगर यहाँ पे ऐसे देखते हैं क्लास ए बी डी, तो ये आपका बनता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड सेम विद द क्लास ए सी डी, ये आपका बनता है अगेन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे गाइस क्या है, एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है ना। जैसे कि हमने देखा हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी है, उसके बाद आपका मल्टीपल भी है बीसीडी में, उसके बाद आपका मल्टी लेवल भी है एबीडी और एसीडी पार्ट से। सो इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एमसीक्यू, इन सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस मीन्स, तो हमें 4 ऑप्शन दिए, विल जस्ट रीड इट। डिराइविंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, B, overloading of classes, C, wrapping data into single class, D, classes with same names.
तो गाइज यहाँ पे देखिए, अगर हमने देखा फर्स्ट आपको दिया है डिराइव न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस, तो यही आपका सही है। तो हम क्या करते हैं इंडेक्स में, हम न्यू क्लासेस डिराइव करते हैं। जो भी आपका एग्जिस्टिंग क्लास होता है उससे हम क्या करते हैं, न्यू क्लासेस डिराइव करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। सो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एंड अगर आपने दूसरे ऑप्शन देखे तो देखिए वहां पे दूसरे में क्या दिया है हमें, अगर हम बात करें दूसरे में ओवरलोडिंग ऑफ क्लासेस, ये भी आपका रॉन्ग है। उसके बाद सी रैपिंग डेटा इनटू सिंगल क्लास, है ना, सिर्फ एक ही क्लास में रैप करना डेटा, ये भी आपका रॉन्ग है। डी आपका है क्लासेस विद सेम नेम्स, तो क्लासेस विद सेम नेम ऐसे कंसेप्ट नहीं है सी प्लस लैंग्वेज में, तो आपके ये बी सी डी ये सभी रॉन्ग है। एंड हेंस आपका ए आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्टली डिफाइंस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। गाइस हमने सिंगल इनहेरिटेंस देखा था, तो चलिए उसके अनुसार ये क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन दिए, अ क्लास इनहेरिटिंग नेस्टेड क्लासेस, नेस्टेड मतलब हम बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा। बी अ क्लास विच गेट इनहेरिटेड बाय टू क्लासेस, एक ऐसा क्लास जो दो क्लासेस से इनहेरिट होता है। सी अ क्लास इनहेरिटिंग अ डिराइव क्लास, क्लास एक्चुअली बेस क्लास को डिराइव करता है ना, डिराइव क्लास को डिराइव क्लास कैसे करेगा, तो सी भी आपका रॉन्ग है। एंड हेंस डी वी हैव अ क्लास इनहेरिटिंग अ बेस क्लास। तो देखिए गाइज, एक ऐसा क्लास जो बेस क्लास को इनहेरिट करता है ना, तो हम उसको बोलेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और यहाँ पे बेस क्लास एक ही रहता है, तो उसी के लिए उसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स डिराइविंग अ डिराइव क्लास फ्रॉम बेस क्लास, बी deriving a base class from derived class, C deriving a derived class from multiple base classes, and D none of the above mentioned। तो देखिए अगर हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन बोला है deriving a derived class from base class, तो मतलब एक क्लास डिराइव करने का एक ही बेस क्लास में, तो ये आपका ए जो है ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये सिंगल इनहेरिटेंस का है। बी दिया है हमें डिराइविंग अ बेस क्लास फ्रॉम डिराइव क्लास, तो ये तो उल्टा ही हो गया है ना, बेस क्लास कैसे हम डिराइव क्लास से डिराइव करेंगे, ये तो रॉन्ग है आपका। अगर हम सी देखेंगे, सी में दिया है हमें डिराइविंग अ डिराइव क्लासेस फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। गाइस मल्टीपल उसके नाम में है ना, वहां पे मल्टीपल बेस क्लासेस रहते हैं और हम क्या करते हैं उससे एक डिराइव क्लास डिराइव करते हैं, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट रहने वाला है। गाइस क्वेश्चन नंबर 4, व्हाइल यूजिंग इनहेरिटेंस इफ द विजिबिलिटी मोड इन डिराइव क्लास इज नॉट प्रोवाइडेड देन बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड इज। इसका मतलब क्या गाइस, अगर मान लो आपने डिराइव क्लास में कोई विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई नहीं किया या फिर एक्सेस स्पेसिफाई नहीं किया, तो उस वक्त बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, मतलब क्या, जैसे कि अगर मान लो मेरा यहाँ पे एक क्लास है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास चाइल्ड, राइट, यानी कि आपका डिराइव क्लास, और कोलन देके आपने यहाँ पे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स मेंशन नहीं किया, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, और आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पे आप एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हो ये चीज, तो इस वक्त आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या मतलब कोलन के बाद कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर्स लिखा नहीं, उसको विजिबिलिटी मोड ऐसे ही बोलते हैं, तो उस वक्त वो कौन सा रहेगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में से। तो गाइस बाय डिफॉल्ट जो रहता है ना विजिबिलिटी मोड या फिर एक्सेस स्पेसिफायर्स, वहां पे वो प्राइवेट रहता है, तो आपका आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग अबाउट हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज। तो उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, if you are talking about hierarchical inheritance, let's read it। ऑप्शन ए, मल्टीपल क्लासेस कैन बी डिराइव इनटू वन क्लासेस, मतलब एक से ज्यादा क्लासेस का हम एक बना सकते हैं। बी, टू बेस क्लासेस कैन बी यूज टू डिराइव इनटू सिंगल क्लासेस, दो बेस क्लास का बना के आप एक डिराइव क्लास बनाओ। ऑप्शन सी, वन बेस क्लास कैन बी डिराइव इनटू अदर मल्टीपल क्लासेस। गाइस ये ऑप्शन सही है। हायरार्किकल को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। मान लो कि आपका एक क्लास ए है, उसको हम क्लास ए को एक से ज्यादा मल्टीपल क्लासेस में डिराइव कर सकते हैं, राइट, दैट्स व्हाट वी कॉल एज हायरार्किकल और क्लासिफिकेशन इनहेरिटेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी दिया है, वन बेस क्लास कैन बी डिराइव ओनली इनटू टू क्लासेस, तो ऐसे नहीं है। हायरार्किकल में होता क्या है, सिर्फ दो क्लासेस में नहीं डिराइव कर सकते हम, हायरार्किकल में एक से ज्यादा क्लासेस में भी डिराइव कर सकते हैं। सो हेंस आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू रीड हियर, अ डिराइव क्लास विथ ओनली वन बेस क्लास इज कॉल्ड एज। एक डिराइव क्लास है और सिर्फ वो एक ही बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो उसको कौन से टाइप का इनहेरिटेंस बोलेंगे। ऑप्शन दिए हमें, ए मल्टीपल, बी सिंगल, सी मल्टी लेवल, डी हायरार्किकल। तो गाइज इसका आंसर सही है सिंगल इनहेरिटेंस, तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। सो देखिए यहाँ पे हमें दिया है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इन द फॉलोइंग मेथड ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्टर का कैसे ऑर्डर रहेगा, है ना। बेस क्लास भी दिया है और डिराइव क्लास भी दिया है। तो हमें ऐसे दिया है सिंटैक्स, एक एग्जांपल दिया है क्लास पी कोलन पब्लिक क्यू कॉमा पब्लिक आर, है ना। मतलब एक क्लास पी जो है वो डिराइव क्लास है, वो दो क्लासेस को इनहेरिट करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, सबसे पहले दिया है पब्लिक क्यू कॉमा पब्लिक आर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर कैसे रहेगा, तो गाइस एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर कैसे रहता है, सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसके बाद चाइल्ड क्लास का। अगर आप यहाँ पे देखोगे सिंपल, यहाँ पे जो दिया है क्लास पी जो है वो है आपका डिराइव क्लास, राइट। और क्लास पी दो बेस क्लास को इनहेरिट करता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया है क्यू, है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और उसके क्यू के बाद कॉमा देके हम कर रहे हैं पब्लिक आर। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, पहले आपका कौन आ रहा है क्यू, और उसके बाद कौन आ रहा है आर। इट्स दैट क्यू इज स्मॉल, सो लेट मी टाइप हियर, दिस विल बी द स्मॉल क्यू। और आप गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये दोनों बेस क्लासेस को आपका पी नाम का डिराइव क्लास इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर का एक रूल है, ठीक है। जब भी हम चाइल्ड क्लास का मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट, तो उस वक्त होगा क्या, सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या फिर पेरेंट क्लास का, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे तो दो दो पेरेंट क्लास है, राइट, क्यू भी है आर भी है। तो इस वक्त होगा क्या, जो पहले आएगा ऑर्डर में, मान लो कि हमने यहाँ पे क्या किया है पब्लिक क्यू, पहले कौन है क्यू, तो यहाँ पे सबसे पहले क्यू का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद कौन है आपका कॉमा देके पब्लिक आर, तो आर नाम के क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और ये दोनों के बाद आपका होने वाला है कॉल चाइल्ड क्लास का। तो ऑर्डर कैसे रहेगा कंस्ट्रक्टर का सीक्वेंस, पहले क्यू उसके बाद आर, है ना, ये दो बेस क्लासेस, और उसके बाद डिराइव क्लास पी। सो क्यू आर पी। सो लेट्स सी हियर, यस, तो वी हैव ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर विल बी क्यू आर एंड पी। Question number 8. Inheritance allows us A. Extendability, B. Creating hierarchy of classes, C. Class reusability, D. All of the above. अब ऑप्शन ए एक्सटेंडेबिलिटी मतलब क्या, कि आपका जो मतलब हम इनहेरिट करते हैं बेस क्लास को डिराइव क्लास में, तो आप डिराइव क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब क्या, उसमें ज्यादा मतलब हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बेस क्लास। तो उसका मतलब क्या, हम एक्सटेंड कर रहे हैं। उसके बाद बी है क्रिएटिंग हायरार्की ऑफ क्लासेस। सो यस, इन इनहेरिटेंस हम क्लासेस की हायरार्की बना सकते हैं, है ना। एक क्लास को हम डिवाइड कर सकते हैं उसके सब चाइल्ड क्लासेस में, तो ये भी पॉसिबल है। सी क्लास रियूजिबिलिटी, ऑब्वियसली हम अगर एक बेस क्लास को, है ना, डिराइव क्लास में इनहेरिट करते हैं, तो एक्चुअली वहां पे हम क्या करते हैं, वो जो मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर रहते हैं उसको रीयूज करते हैं, है ना, डिराइव क्लास में। तो ये भी होगा आपका क्लास रियूजिबिलिटी एंड डी, हेंस आपका आंसर, सही आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन 8 का आंसर रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायमंड शेप प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए है हायरार्किकल, मल्टी लेवल, मल्टीपाथ, नन ऑफ द अबव। गाइस देखिए, हमने एक एग्जांपल देखा था, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूं डायग्राम में, यहाँ पे आपको 4 क्लासेस है ए बी सी डी। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ए बी डी और ए सी डी यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स है ना। और एक क्लास में मतलब जो भी मेंबर फंक्शन रहते हैं, है ना, डेटा मेंबर, वहां पे उनकी 2 कॉपी जाती है, यानी कि मल्टीपल पाथ से, राइट। तो उसी इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं वहां पे, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। और गाइस यही तो मतलब एक रीजन है ना, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से हमें क्या आता है, डायमंड शेप प्रॉब्लम। आप देख भी सकते हो उसका शेप डायमंड जैसे है। सो मल्टीपाथ इनहेरिटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायमंड शेप प्रॉब्लम। सो आपका सही आंसर रहने वाला है मल्टीपाथ। गाइस क्वेश्चन नंबर 10, सपोज वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस where base class and derived classes have constructors. If we try to create object of derived class, what will happen? वहां पे उन्होंने क्या बोला है कि बेस क्लास और derived क्लास का वहां पे कंस्ट्रक्टर दिया है, और अगर हम वहां पे derived क्लास का ऑब्जेक्ट करने को, क्रिएट करने को कोशिश करते हैं, तो उस वक्त होगा क्या। तो देखिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो हमें वहां पे ढूंढना है। तो हमने अभी जस्ट देखा था, अगर हम derived क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है और उसके बाद डिराइव क्लास का। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट, रॉन्ग। बी कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलो बाय
डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो गाइज ये आपका आंसर सही है, पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर और बाद में डिराइव्ड क्लास का। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। लेट्स सी द कोड। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सो वी हैव क्लास 1। यहाँ पे अगर देखेंगे हम क्लास 1 में एक void show नाम का मेंबर फंक्शन लिखा है, वहाँ पे उसमें लिखा है in1। उसके बाद हमें क्लास 2 दिया है, क्लास 2 में हमें दिया है पब्लिक 1, यानी कि इसका मतलब क्या कि क्लास 2 इनहेरिट कर रहा है क्लास 1 को। इसके बाद ये चाइल्ड क्लास में जो 2 नाम का क्लास है, इसमें शो दिया है और वहां पे लिखा है in2। उसके बाद तीसरा एक क्लास है यहाँ पे क्लास 3 पब्लिक 2। तो क्लास 3 क्या कर रहा है, क्लास 2 को इनहेरिट कर रहा है, राइट। ये तो हो गया इनहेरिटेंस का हायरार्की, मतलब क्लास 1 ये ग्रैंड पेरेंट क्लास रहेगा, क्लास 2 आपका पेरेंट क्लास और क्लास 3 आपका चाइल्ड क्लास रहने वाला है। तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। 1 पहले आएगा, उसके बाद 2 आएगा और उसके बाद 3 क्लास आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मेन में क्या किया है, 3 TOBJ, मतलब आपका जो सबसे चाइल्ड क्लास है उसका मतलब हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है 3 TOBJ। और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे TOBJ.show, वो शो नाम का मेथड कॉल किया है। अगर हम बात करेंगे TOBJ मतलब 3 का ऑब्जेक्ट और शो का मेथड हम कॉल कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन। तो इस वक्त आपका मतलब 3 में कोई भी मतलब वहां पे फंक्शन नहीं है शो नाम का। तो यहाँ पे होगा क्या, उसका जो पेरेंट क्लास है, इमीडिएट पेरेंट क्लास है ना, मतलब आपका 3 जो क्लास है उसका इमीडिएट पेरेंट क्लास कौन कौन है, 2। तो उसका वो मेंबर फंक्शन कॉल करेगा। सो ऑब्वियसली मतलब आपको आउटपुट क्या आने वाला है, in2। मेक श्योर यहाँ पे आपको मतलब ध्यान में रखने का है, इमीडिएट पेरेंट क्लास वो ऊपर नहीं जाने वाला ग्रैंड पेरेंट क्लास के, वो क्या करने वाला है, जो भी इमीडिएट पेरेंट क्लास रहने वाला है आपका, उसका आउटपुट शो करेगा। तो आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलने वाला है, in2। सो लेट्स सी वेयर विल द ऑप्शन। तो गाइस देखो ऑप्शन in1 in2 एंड दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, if you want to remove duplicate set of records in child class we use dash dash in multipath inheritance। guys देखिए हमने जस्ट देखा डायमंड शेप प्रॉब्लम, अगर वहां पे हमें डुप्लीकेट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स रिमूव करने का है, राइट, तो उस वक्त हम क्या यूज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है मेक बेस क्लास एज वर्चुअल बेस क्लास, और यही आपका ऑप्शन सही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी एक डायग्राम दिखाया है, क्लास ABCD यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्या है, ए बी डी से मतलब एक पाथ से एक कॉपी जा रही है, ए में जो भी मतलब कॉपी है, और दूसरा एक पाथ ACD, तो यहां से भी दूसरी कॉपी जा रही है, यानी कि मल्टी पाथ। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका बेस क्लास है A, उसको हम वर्चुअल बेस क्लास A से लिखते हैं। सो आपका ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन अगर हम बाकी बात करेंगे, राइट वर्चुअल फंक्शन इन चाइल्ड क्लास, नहीं ऐसे नहीं, वर्चुअल फंक्शन तो अलग कंसेप्ट है। उसके बाद राइट वर्चुअल फंक्शन इन बेस क्लास, ये भी मतलब टोटली अलग है वर्चुअल फंक्शन, राइट। एंड डी ऑल ऑफ दिस, सो BCD आपका रॉन्ग है, करेक्ट आंसर, हेंस ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 13 में, टू क्रिएट मल्टीपल इनहेरिटेंस विच सिंबल इज यूज। गाइस अगर मान लो कि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है, जैसे कि मान लो एक चाइल्ड क्लास है आपका, लेट्स आई एम जस्ट राइटिंग क्लास चाइल्ड, ठीक है, ये इनहेरिट कर रहा है 2 क्लासेस को, ठीक है। जैसे कि मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके कर रहा हूं पेरेंट 1, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेरेंट 1 एंड अगेन मैं पब्लिकली पेरेंट 2 को भी मतलब मैं इनहेरिट कर रहा हूँ पेरेंट 2। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करने के लिए विच सिंबल इज यूज, राइट। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हमें डॉलर दिया है, कॉमा दिया है, डॉट दिया है एंड नन ऑफ द अबव। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो एज वी कैन सी दिस इज व्हाट, कॉमा, राइट। सो आपका आंसर रहने वाला है कॉमा ऑपरेटर और कॉमा सिंबल। सो आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, एंड हमें ये कोड दिया है। देखिए क्लास का नाम दिया है हमें पेरेंट 1, उसके बाद पेरेंट 1 के कंस्ट्रक्टर हमें दिया है पेरेंट 1 जैसे ऐसे प्रिंट किया है, उसके बाद दूसरा एक क्लास दिया है पेरेंट 2, ठीक है। तो पेरेंट 2 के कंस्ट्रक्टर में हमने सिंपली क्या किया है, प्रिंट पेरेंट 2। उसके बाद एक क्लास चाइल्ड है कोलन पब्लिक पेरेंट 1 कॉमा पब्लिक पेरेंट 2, इसका मतलब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। और यहाँ पे चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में क्या किया हमने सिर्फ डिस्प्ले किया है सी आउट करके चाइल्ड। ये तो हो गया कोड। अब देखिए इसके बाद हमें मेन में क्या कर रहे हैं, हम
मेन में हम चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, चाइल्ड COBJ। अब देखिए जब भी हम ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस वक्त होगा क्या, आपका बेस क्लास का सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट। हमने जस्ट पहले देखा कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले वहां पे क्या होता है, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसके बाद चाइल्ड क्लास का। तो देखिए यहाँ पे हम मतलब अगर हम बात करेंगे क्लास चाइल्ड में आएंगे तो यहाँ पे पहले देखा जाएगा कौन सा मतलब क्लास पहले इनहेरिट किया है, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पब्लिक पैरेंट 1, आपका यहाँ पे कंट्रोल जाने वाला है पैरेंट 1 क्लास के पास, तो वहां पे हमें प्रिंट होके आएगा पैरेंट 1, ठीक है। तो आउटपुट में आपका सबसे पहले रहेगा पैरेंट 1। उसके बाद देखिए कॉमा के बाद हमें दिया है पब्लिक पैरेंट 2, मतलब दूसरा पैरेंट क्लास। तो आपका पैरेंट 2 क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगा पैरेंट 2, वहां पे आपको प्रिंट होके आएगा पैरेंट 2, ठीक है ना। मतलब पहले पैरेंट 1 आया, उसके बाद पैरेंट 2, और उसके बाद आपका मतलब आने वाला है चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, और वो फिर हमें प्रिंट होके आएगा चाइल्ड। तो क्या हो गया आउटपुट, पैरेंट 1, पैरेंट 2 और चाइल्ड। सो लेट्स सी द ऑप्शन। यस, so option number C will be the correct options, parent 1, parent 2 and child. Moving towards next question, when we create derived class object, which constructor is called first? अब भी जस्ट देखा जब भी हम derived class का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है। So option C will be the correct answer, rest all are incorrect. Moving towards question number 16, derived class inherits multiple classes. This type of inheritance is called as। देखिए गाइज, अगर डिराइव्ड क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करता है तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर, इट विल बी मल्टीपल, वी जस्ट मार्क इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। सो लेट्स सी द कोड फर्स्ट। यहाँ पे हमें कोड में दिया है क्लास पैरेंट 1, उसके बाद हमें पब्लिक में एक्चुअली यहाँ पे देखिए टिल्ड साइन दिया है ना। सो टिल्ड पैरेंट 1, इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टर है ना पैरेंट 1 क्लास का, और उस डिस्ट्रक्टर में हमने लिखा है पैरेंट 1 डिस्ट्रक्टर। उसके बाद गाइज यहाँ पे दिया है क्लास पैरेंट 2, और उसके पब्लिक सेक्शन में हमने लिखा है उसका डिस्ट्रक्टर पैरेंट 2 का टिल्ड पैरेंट 2 डिस्ट्रक्टर। और उसके बाद दिया है क्लास चाइल्ड कोलन पब्लिक पैरेंट 1 कॉमा पब्लिक पैरेंट 2। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे दिया है चाइल्ड क्लास का एक्चुअली डिस्ट्रक्टर वहां पे लिखा है, सो टिल्ड चाइल्ड, और वहां पे दिया है चाइल्ड डिस्ट्रक्टर, राइट। ये हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे मेन में, तो मेन में हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। देखिए अगर हम चाइल्ड डी अगर की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आपने कंस्ट्रक्टर लिखा है तो वो जो भी लिखा है हमने वो कॉल हो गया। अगर लिखा नहीं है तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी ऐड करता है ना, पेरेंट क्लास का और चाइल्ड क्लास का। तो यहाँ पे गाइज क्या होगा, कंस्ट्रक्टर पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और चाइल्ड क्लास का। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की, गाइज डिस्ट्रक्टर का सीक्वेंस उल्टा होता है ना, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है टिल्ड चाइल्ड, और उसमें क्या लिखा है हमने चाइल्ड डिस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले आपको आउटपुट आएगा चाइल्ड डिस्ट्रक्टर। उसके बाद आपका जो है पैरेंट 2 है ना, एग्जैक्टली अपोजिट सीक्वेंस है कंस्ट्रक्टर के। तो पैरेंट 2 का मतलब वहां पे डिस्ट्रक्टर है आपका पैरेंट 2 डिस्ट्रक्टर, और उसके बाद आपका रहने वाला है पैरेंट 1 डिस्ट्रक्टर। तो आउटपुट आपको कैसे आएगा, चाइल्ड डिस्ट्रक्टर, उसके बाद पैरेंट 2 डिस्ट्रक्टर, और उसके बाद पैरेंट 1 डिस्ट्रक्टर। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन सी चाइल्ड डिस्ट्रक्टर, उसके बाद पैरेंट 2 डिस्ट्रक्टर, और उसके बाद पैरेंट 1 डिस्ट्रक्टर, तो ये आपका सी ऑप्शन सही रहने वाला है। सो विल जस्ट मार्क इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे दिया है हमें क्लास पैरेंट, सिंपली यहाँ पे पैरेंट क्लास लिखा है, वहां पे कुछ भी लिखा नहीं है। उसके बाद क्लास चाइल्ड, और वो इनहेरिट कर रहा है पब्लिक पैरेंट को, पैरेंट क्लास को, और वहां पे हमें मेन फंक्शन में दिया है पैरेंट स्टार पी, मतलब पैरेंट क्लास का पॉइंटर है इक्वल टू न्यू चाइल्ड। सो इसका मतलब क्या, पैरेंट क्लास पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, एंड दूसरे लाइन पे दिया है चाइल्ड स्टार सी, इसका मतलब चाइल्ड क्लास का पॉइंटर है इक्वल टू न्यू पैरेंट। अब यहाँ पे क्या है, चाइल्ड क्लास पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे क्या है, पैरेंट क्लास का जो पॉइंटर है ना, वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे पैरेंट स्टार पी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट ट्रू नहीं, मतलब चाइल्ड क्लास का पॉइंटर पैरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता। तो ये जो लाइन है ना, आपको यहाँ पे आपको एरर आने वाला है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है, बी एरर
इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम चाइल्ड स्टार टू पेरेंट स्टार। तो गाइज ये जो आपका है ना चाइल्ड स्टार मतलब चाइल्ड का पॉइंटर, वो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं टू द पेरेंट स्टार। तो यहाँ पे आपको एरर आने वाला है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, चाइल्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास इज इंडिकेटेड बाय डैश डैश सिंबल। तो देखिए गाइज, जब भी हम चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं बेस क्लास से, तो वहां पे ऑब्वियसली हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कोलन। मतलब क्या, अगर मान लो कि आपका एक क्लास है, यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये बी आपका एक चाइल्ड क्लास है, और मैं ए नाम का एक बेस क्लास से इसको इनहेरिट कर रहा हूँ। सो वहां पे हमने क्या यूज किया, कोलन। सो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन रॉन्ग है, वहां पे हम स्कोप रिलेशन नहीं यूज करते, यहाँ पे ये लॉजिकल और है, यहाँ पे कॉमा है, हेंस आपका ऑप्शन ए will be correct. Question number 21, which type of inheritance may lead to duplication of inherited members from grandparent class? वही सिनारियो एग्जांपल हम अगर बात करेंगे, आपको एक डायग्राम दिया है ना, ए बी सी डी। तो यहाँ पे अगर आपका बात करेंगे तो ए आपका ग्रैंड पेरेंट क्लास है, और वहां पे दो पाथ से जा रहा है ना, ए बी डी और ए सी डी। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। सो वो आपका डी आपका सही आंसर रहने वाला है। क्यों, क्योंकि वहां पे डुप्लीकेशन हो सकता है एबीडी से एक या फिर एसीडी से एक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस इज रिलेशनशिप। देखिए पहले दिया है इज अ, दूसरा एसोसिएशन, तीसरा है हैज अ, डी नन ऑफ द अबव। गाइस सी प्लस प्लस का जो होता है इनहेरिटेंस वो इज अ टाइप का होता है ना, बाकी एसोसिएशन अलग बात है, हैजर जो होता है वो कंपोजिशन में यूज होता है, राइट। सो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, क्लास ए क्लास बी एंड क्लास सी डिराइव फ्रॉम क्लास पेरेंट, आइडेंटिफाई द इनहेरिटेंस टाइप। देखिए गाइज हमें दिया है, गाइज एक्चुअली हमें क्या बोला है उन्होंने, क्लास ए, उसके बाद दिया है क्लास बी, उसके बाद दिया है क्लास सी, डिराइव फ्रॉम क्लास पेरेंट। सो और आपका मान लो कि ऊपर एक आपको दिया है ऐसे क्लास पेरेंट, और वो क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई दिस इनहेरिटेंस टाइप्स। तो देखिए एक पेरेंट क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस है ना, वन पेरेंट क्लास इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं हायरार्किकल या फिर क्लासिफिकेशन। सो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक शेयर करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीबी टेक्नो।